अर्ज किया है जीवन में बहुत कर ली मनमानी, जीवन में बहुत कर ली मनमानी। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे अगले पार्ट की कहानी। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री में सारे टी रेशियोज के कंसेप्ट्स को पढ़ने और समझने के बाद इन पे बेस्ड हम सवालों की सीरीज देख रहे थे, सवालों की बहुत सारी वैरायटीज को सॉल्व कर रहे थे। तो अपनी इन्हीं वैरायटीज की कहानी में आगे बढ़ते हुए अपना अगला लेक्चर देखेंगे, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत धांसू सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। अब ये रहा सर हमारे लेक्चर का सबसे पहला सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ sec alpha is equal to 5/4, evaluate 1 minus tan alpha by 1 plus tan alpha। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने हमें यहां पे sec alpha की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। सवाल हमसे 1 minus tan alpha by 1 plus tan alpha की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी और यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो सवाल है ये हमारे टाइप 2 में नॉर्मल वाली वैरायटी का है, जिसको टैकल करना जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पे रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने ट्रायंगल का नामकरण किया ही नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम नामकरण कर लेंगे। अब चूंकि हम नामकरण कर रहे हैं सर, तो हम अपने ट्रायंगल का नाम रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं। हम इसको ट्रायंगल ABC बोल सकते हैं, ट्रायंगल PQR बोल सकते हैं, ट्रायंगल XYZ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम नाम रख रहे हैं सर। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली अपने ट्रायंगल का नाम सेलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि किस वर्टेक्स को A बोला जाए, किसको B बोला जाए, किसको C बोला जाए। तो जवाब दोगे कि सर नाम किसने रखा? नाम हमने रखा। तो जब नाम हमने रखा है तो किस वर्टेक्स को क्या बोलना है यह भी प्योरली हमारी मर्जी होगी। हम रैंडमली किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C बोल सकते हैं। तो यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से मान लो इस वाले वर्टेक्स को A बोल देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को B बोल देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को C बोल देते हैं। तो ट्रायंगल बना लिया सर, ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया। अब मेरे गिवन डेटा में ये जो टारगेट एंगल अल्फा है, मुझे पता है सर कि ये टारगेट एंगल अल्फा मेरे ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट होना ही होना चाहिए। कैसे होगा? तो कहोगे सर ये रिप्रेजेंट तभी हो सकता है जब या तो हम एंगल A को अल्फा मान ले या तो हम एंगल C को अल्फा मान ले। तो दोनों में से किसी एक को हमें अल्फा बनाना पड़ेगा। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं एंगल A को अल्फा बना देता हूं। आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो C को भी अल्फा बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जैसे ही मैंने अपने ट्रायंगल में टारगेट एंगल को फिक्स कर लिया तो PBH की कहानी भी फिक्स हो गई। तुरंत कह दोगे सर कि यहां पे 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा सर। अब ये करने के बाद अपने गिवन डेटा को एनालाइज करके यहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स हम इजीली पता कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मुझे यहां पे गिवन है sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4। मुझे बहुत अच्छे से sec की कहानी PBH के टर्म्स में पता है। मुझे पता है सर sec होता है cos का रेसिप्रोकल, यानी कि sec हो जाएगा PBH के टर्म्स में हाइपोटेनियस बाय बेस H/B। ठीक है सर, तो ये वैल्यू है 5/4 के इक्वल। तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन से अब मुझे अपने ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और बेस की लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से कह देंगे सर कि मेरे ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी 5 के यूनिट्स। अगेन कह देंगे सर मेरे ट्रायंगल में बेस की लेंथ हो जाएगी 4 के यूनिट्स।
अब ये जो डेटा आया है उसको अपने ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। हाइपोटेनियस 5K, हाइपोटेनियस 5K यूनिट्स रिप्रेजेंट कर लिया। बेस 4K यूनिट्स, इसको भी हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया सर। क्लियर है कहानी? अब मेरे ट्रायंगल में जो एक साइड बचा है उसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कह देंगे सर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। निकालना क्या है सर? तो कहोगे p निकालना बचा है, तो यहां पे कह देंगे p बराबर स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर यहां पे, तो हाइपोटेनियस है 5K तो ये हो जाएगा 5K का स्क्वायर माइनस बेस है सर 4K तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर। अब आप चाहो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लो फिर घटा दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल कैलकुलेशन है सर, सिंपल तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 25K स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपका 16K स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 9K स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा सर 3K यूनिट्स। तो हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की भी लेंथ निकाल ली है, इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो परपेंडिकुलर आया है 3K यूनिट्स। अब मुझे अपने ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ पता चल चुकी है सर। अब बहुत इजीली अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब मजेदार बात यह है सर कि इतना करने के बाद हम अपने सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले अपना पहला वाला तरीका देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला तरीका यहां पे सॉल्व करने का यह हो सकता है कि मुझे यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन है 1 माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है सर। तो यहां पे सॉल्व करने का पहला तरीका यह हो सकता है कि आप सीधे सीधे अपने एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कहानी को PBH के टर्म्स में लिख लीजिए और उसके बाद पुट करके सॉल्व कर लीजिए। यानी कि सर यहां पे अगर अपने एक्सप्रेशन में डायरेक्टली PBH की कहानी को यूज करूंगा तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस tan क्या होता है सर? tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लिख लिया, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 प्लस अगेन tan अल्फा ही है सर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, ज्यादा आसानी होगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे सर तो ये बन जाएगा, यहां पे b हो गया आपका एलसीएम, यहां आ जाएगा b माइनस p होल डिवाइडेड बाई अगेन हो गया आपका b एलसीएम, ये हो जाएगा b प्लस p। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो सिंप्लीफाई करने पे b से b कट जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा b माइनस p डिवाइडेड बाई b प्लस p। अब वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर। तो बेस क्या है? देखिए यहां पे बेस है आपका 4K माइनस परपेंडिकुलर क्या है सर? आपका 3K डिवाइडेड बाई यहां पे अगेन b प्लस p यानी कि 4K प्लस 3K हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर तो ये बन जाएगा 4K माइनस 3K यानी कि K डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 7K, K से K गया, वैल्यू आ रही है 1/7। हमारा आंसर आ चुका है सर 1/7। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। तो सर सॉल्व करने का ये रहा हमारा पहला मेथड, जहां पे डायरेक्टली एक्सप्रेशन में जो भी टी रेशियोज मुझे दिख रहे हैं उनको सीधे सीधे मैंने PBH के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर लिया सर। इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब यहां पे सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेथड नंबर 2 कैसे काम करेगा सर? तो यहां पे कहोगे सर कि मेथड नंबर 2 के काम करने का तरीका यह होगा कि जैसे ही हम अपने एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि मुझे tan अल्फा के वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो समझिएगा सर यहां पे अगर इस तरीके से सॉल्व कर ले तो यहां पे आप बोल दोगे सर कि tan अल्फा क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर tan PBH के टर्म्स में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि यहां पे अगर वैल्यू पुटिंग कर ले तो ये हो जाएगा आपका 3K बाई 4K।
तो 3 के यूनिट्स बाई 4 के यूनिट्स के से के गया, वैल्यू आ रही है 3/4। अब आपको पता है एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए tan की जरूरत थी, tan आपने निकाल लिया है। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग करते हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन है 1 माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा। तो यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे सर तो ये ऊपर वाला पार्ट यहां पे हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट आपका यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इस 4 से ये 4 कट गया, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 यानी कि 7। अगेन आप लोग देख पा रहे हो सर सेम आंसर निकल के आ रहा है। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए, ठीक है सर? तो अब दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका भी देख लेते हैं। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर समझा रहा हूं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ध्यान से सुनना। तो सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नामकरण करेंगे, उसके बाद अपने टारगेट एंगल को असाइन करेंगे। तो ये पूरी बात आप यहां पे लिख के भी बताइएगा, फिगर ड्रॉ करने के बाद लिख के भी शुरुआत में बताएंगे। तो हमने बोला कंसीडर आर राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी एंड एंगल ए बराबर अल्फा। हमने जिस भी एक्यूट एंगल को अल्फा माना वो हमने यहां पे लैंग्वेज में मेंशन करके बताया। अब इसके बाद की कहानी पता है सर, गिवन डेटा को यहां पे एनालाइज करके ट्रायंगल के दो साइड्स पता कर लेंगे सर। तो ये हमने किया और मुझे अपने ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और बेस की लेंथ आ गई, इसको हमने अपने ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर लिया। अब रिमेनिंग साइड की लेंथ हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहां पे कैलकुलेट कर ली, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैंने यहां पे सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 2 लगाया, यानी कि मुझे अपने एक्सप्रेशन में दिख रहा है सर कि एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए tan अल्फा चाहिए, इसी वजह से पहले मैंने tan अल्फा की यहां पे वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद इस वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन में पुट किया, सॉल्व किया, आंसर निकाला 1/7। इतना लिख दोगे तो मजाल नहीं है कि कोई आपके आधे नंबर भी काट लेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक धांसू सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत मजेदार सीखने वाले हैं सर। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ sin b इज इक्वल टू 1/2 शो दैट 3 इंटू कॉस बी माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब b इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये आपने क्या बोल दिया, हवा नहीं लगी। हवा लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जब अलजेब्रा में पावर की कहानी आती है तो अलजेब्रा में पावर की कहानी को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे पता है सर कि कहीं पे भी अलजेब्रा में कुछ इस तरीके से लिखा है तो इसको पढ़ने का तरीका होता है x पे होल पावर 1, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, और पढ़ेंगे x पे पावर 1, जिसको अगेन हम सिंपली x बोल सकते हैं। सर कहीं ऐसा लिखा है तो पढ़ने का तरीका होता है x का होल स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पढ़ने का तरीका होगा x स्क्वायर। सर कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो पढ़ने का तरीका होगा x का होल क्यूब, जिसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं और पढ़ेंगे x क्यूब। सर कहीं पे ऐसा लिखा है तो पढ़ने का तरीका होता है x पे होल पावर 100, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे सर x पे पावर 100। और इन सब से समझते क्या है सर? तो समझने का तरीका यह होता है कि मान लो मुझे गिवन है x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो समझने का तरीका यह होगा सर कि जहां x लिखा है वहां पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और उस पे वो वाली पावर लगा के सिंप्लीफाई कर लीजिए। यानी कि x की वैल्यू 3 है तो इस सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा 3 की होल पावर 1 यानी कि 3, इसके हिसाब से हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इसका मतलब हो जाएगा 3 का होल क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 100। क्लियर है कहानी? क्लियर होनी चाहिए। तो अलजेब्रा में पावर की कहानी को कैसे टैकल करना होता है ये हमें भली भांति बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सर
ट्रिग्नोमेट्री में यही पावर की कहानी आ जाए तो इसको कैसे टैकल करेंगे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री में यही पावर की कहानी आ जाए तो कैसे हैंडल करना है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सर कि ट्रिग्नोमेट्री में पावर की कहानी को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो सर ट्रिग्नोमेट्री का दिल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चीजों को समझने के लिए एक रैंडम सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सेलेक्ट कर लिया, tan थीटा। इसी के साथ सब कुछ समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा है सर तो इसको पढ़ने का तरीका होता है tan थीटा की होल पावर 1। इसको समझेंगे क्या सर? इसको समझेंगे यहां पे tan थीटा। अगेन समझिएगा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है सर तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सर tan थीटा का होल स्क्वायर। अगेन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सर। इसको पढ़ने का तरीका होता है tan स्क्वायर थीटा। दिमाग में रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों का एक ही मतलब है, बस बोलने का और लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, मतलब सेम टू सेम है सर। इसको बोलेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल जैसे लिखा गया है वैसे ही बोला गया है। पहले tan आया, फिर पावर आई, फिर एंगल आया, इसलिए हमने बोला भी वैसे ही tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये लिखा है तो पढ़ेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर। अगेन इसी तरीके से मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो पढ़ने का तरीका होगा tan थीटा का होल क्यूब, या फिर आप ये कह लो tan थीटा का होल पावर 3। ठीक है सर। अगेन इसी चीज को ऐसा बोला जा सकता है, इसी चीज को ऐसा बोला जा सकता है सर tan क्यूब थीटा सर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा है, मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा है तो पढ़ने का तरीका होगा सर tan थीटा का होल पावर 100, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं tan 100 थीटा। क्लियर है सर? तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां क्या है ये मुझे समझ में आ गया सर, कि पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्या क्या चीजें आपस में सेम सेम होती है। अब मुद्दा यह है सर कि इस चीज का मतलब क्या है, तो मतलब को ध्यान से सुनना। तो मान लो मुझे बता दिया गया है, मान लो मुझे गिवन है कि tan थीटा की जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, तो अगर tan थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है तो इसके हिसाब से हम बोल देंगे tan थीटा की होल पावर 1, यानी कि यहां पे tan थीटा की वैल्यू पुट करिए और पावर के साथ खेलिए, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा सर। तो सिचुएशन के हिसाब से ये वैल्यू दे देगा 2। इस सिचुएशन के हिसाब से क्या दोगे सर? tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा की वैल्यू गिवन है 2, यानी कि ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो ये बोले एक ही बात है सर। अगेन यहां पे आ जाइए, मतलब वही सेम टाइप का सर, tan थीटा का होल क्यूब, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि सर 2 का क्यूब आपका यहां पे निकल के आ जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसी फंडे के हिसाब से यहां पे भी tan थीटा पुट करिएगा तो ये बन जाएगा सर 2 की होल पावर 100, तो इसको बोल सकते हैं 2 की होल पावर 100। ठीक है सर। तो ये जो पावर की कहानी हमने टी रेशो में सीखी, इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, मतलब क्या क्या होता है, सब हमने यहां पे देखा। उम्मीद करूंगा दिक्कत नहीं है, फटाफट पहले नोट डाउन करिए। अब यहीं पे साथ साथ एक और मजेदार चीज सीखो जहां पे स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है। बड़े ध्यान से यहां पे देखना, क्योंकि इस चीज में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है सर, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो कहानी यह है कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है क्या, तो क्या जवाब दोगे? तो कहोगे सर ये चीज और ये चीज में जमीन आसमान का फर्क है, ये बहुत अलग अलग है। इसका मतलब होता है कि tan थीटा की जो भी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, जबकि इसका मतलब यह है कि आपके tan के साथ जो एंगल लगा है सिर्फ और सिर्फ उस एंगल का स्क्वायर। स्क्वायर कहां लगा है सर? एंगल के साथ लगा है। तो इसका मतलब होता है कि आपके टी रेशो के साथ जो एंगल है उस एंगल का जो पावर है सिर्फ उसी पे बात करेंगे सर।
तो इसका मतलब हो गया tan थीटा स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे कैसे? tan थीटा स्क्वायर, यानी कि सर सिर्फ एंगल का स्क्वायर हो रहा है। मतलब कि समझना, कहीं पे अगर आपको बोल दिया गया कि थीटा की वैल्यू है 5 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? कहोगे इसका मतलब है एंगल का स्क्वायर करना है। एंगल है मेरा 5 डिग्री, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। तो मतलब निकल के आएगा यहां पे, मतलब निकल के आएगा सर tan 25 डिग्री। अगेन समझना सर, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब है कि tan थीटा की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का होल क्यूब, जबकि इसका मतलब यह है सर कि आपके tan के साथ जो एंगल लगा है सिर्फ और सिर्फ उस एंगल का क्यूब, सिर्फ और सिर्फ थीटा का क्यूब। यानी मान लो अगर मेरा थीटा 5 डिग्री है तो 5 का क्यूब, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी सिचुएशन के हिसाब से यहां पे कह देंगे। इसका मतलब हो जाएगा tan 125 डिग्री। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अगेन समझिएगा, ये कहानी और ये वाली जो कहानी लिखी है सर, ये बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब होगा tan थीटा की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का पावर 100, जबकि इसका मतलब होगा कि जो भी tan के साथ एंगल है उस एंगल पे पावर 100 सर। ये यहां पे कहानी का मतलब हो जाएगा। लिखने का तरीका आप जानते ही हो सर। तो यहां पे बहुत अच्छे से टी रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पावर की कहानी को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये हमने देख लिया। अब जैसे ही ये देख लिया तो ये जो चीज शुरू में हमें ऊट पटांग सी लगी थी सर, ये मुझे यहां पे समझ में आ गई। तो अब तुरंत यहां पे समझ लोगे कि सर ये चीज लिखी है यहां पे cos क्यूब b। इसका मतलब क्या है सर? तो इस वाली चीज का मतलब हो जाएगा cos b का होल क्यूब, यानी एक्चुअल में मतलब हो जाएगा सर कि cos b की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का होल क्यूब। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है सर। अब यहां पे सवाल के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ध्यान से यहां पे सुनिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या बोल रहा है। तो कहोगे सर कि सवाल ने हमें यहां पे साइन बी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। इसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड एक यहां पे एक्सप्रेशन को प्रूव दैट के रूप में दे रहा है। यानी कि सर गिवन डेटा प्रोवाइड करने के बाद अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड हमें LHS RHS को इक्वल साबित करके दिखाना है। हमें गिवन डेटा पे बेस्ड ये साबित करके दिखाना है कि 3 इंटू कॉस बी माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब बी की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 0 के बराबर होगी सर। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो सवाल की कहानी है ये तो हमारे टाइप 2 की सिंपल वाली वैरायटी है जिसको टैकल करना जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे सर। ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो कहोगे सर पंडित जी ने नामकरण नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम नामकरण कर लेंगे। अब नामकरण करते वक्त इस इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि चर्चा में ये जो एंगल बी आया, ये एंगल बी मुझे अपने इस ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल दिखना ही दिखना चाहिए। और ये तभी दिखेगा अगर या तो ये वाला वर्टेक्स बी बन जाए या तो ये वाला वर्टेक्स बी बन जाए। तो किसको बनाना है आपकी मर्जी है। मान लो मैं रैंडमली इस वाले को अपना वर्टेक्स बी बना देता हूं सर। अब इसके अराउंड आप कोई भी ट्रायंगल का नाम बिल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी एक्स वाई रख लो, बी वाई जेड रख लो, ए बी सी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसके अराउंड मान लो रैंडमली एक नाम बिल्ड करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो बी लोकेट कर लिया सर, ए और सी लोकेट करना बचा है। तो मुद्दा यह है सर, इसको ए इसको सी बोले या फिर इसको ए इसको सी बोले, तो जवाब होगा आपकी मर्जी अगेन। तो यहां पे रैंडमली मान लो इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं। आप उल्टा मान के भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ट्रायंगल बना लिया, सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया। अब अपने गिवन डेटा का जो टारगेट एंगल है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। टारगेट एंगल है एंगल बी, इसको हाईलाइट कर लिया। अब टारगेट एंगल मिल गया है तो पीवीएच की कहानी भी फिक्स हो गई। हाईलाइट करें तो कह दोगे सर
कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा सर। क्लियर है? अब इतना करने के बाद अपने गिवन डेटा को यहां पे एनालाइज करके अपने गिवन डेटा की मदद से यहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स की लेंथ को पता करते हैं। तो मुझे गिवन है साइन बी इज इक्वल टू 1/2। पीबीएच के टर्म्स में साइन की कहानी क्या होती है मुझे पता है सर। पीबीएच के टर्म्स में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये वैल्यू है सर 1/2। तो यहां से अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो मुझे अपने ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ मिल जाएगी। क्या दोगे सर? परपेंडिकुलर हो जाएगा 1k यूनिट्स, जिसको सिंपली मैं k यूनिट्स बोल सकता हूं। अगेन क्या दोगे सर? ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हो जाएगा 2k यूनिट्स। तो ये जो दो साइड्स की लेंथ आ गई है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर k यूनिट्स का है सर, रिप्रेजेंट कर लिया, और यहां पे हाइपोटेनियस 2k यूनिट्स का है, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स पता चल चुके हैं, तीसरा वाला भी पाइथागोरस की मदद से पता कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कह देंगे h² बराबर p² प्लस b²। क्या निकालना है सर? तो मुझे बेस यानी कि b निकालना है। तो b बराबर डायरेक्टली बोल सकते हैं सर स्क्वायर रूट के अंदर h² माइनस p²। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर। तो यहां पे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हाइपोटेनियस की लेंथ है 2k यूनिट्स, यानी कि हो जाएगा अंदर में 2k का स्क्वायर, माइनस यहां पे p² यानी कि सर परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है k यूनिट्स, तो यहां पे हो जाएगा k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया 4k² माइनस ये बन गया k², ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर 3k², जिसको सिंप्लीफाई कर ले तो √3 इंटू k यूनिट्स का बोल देंगे। ये हमारा निकल के आ गया सर बेस। क्लियर है? कहानी क्लियर होनी चाहिए। इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो बेस आया है √3k यूनिट्स। अब एक बार ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गए, गधा घोड़ा हाथी कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना। अब सॉल्व करने के 2 तरीके। सबसे पहला वाला तरीका देखिए, ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा। तो मुझे यहां पे ये वाली चीज साबित करके दिखानी है सर, ठीक है? तो मैंने आपको कई बार सिखाया है सर कि ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी अगर प्रूव डेट की कहानी आती है तो LHS से RHS पे जाना है या फिर RHS से LHS पे आना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड, कौन सा पार्ट सिंपल। क्योंकि हम मैथमेटिक्स में ही जानते हैं सर कि कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाना ज्यादा आसान काम होता है। तो इसी लॉजिक को यहां पे लगाएं तो कह दोगे सर LHS है मेरा कॉम्प्लेक्स, RHS है सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना ज्यादा आसान होता है, यानी कि तरीका यह होना चाहिए कि हम LHS को उठाएं और RHS को प्रूव कर दें। तो LHS को उठाते हैं सर। तो मेरा गिवन LHS यहां पे है 3 cos b माइनस 4 cos³ b। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। सॉल्व करने का पहला मेथड, तो पहला मेथड सॉल्व करने का यह हो सकता है सर कि आपको दिख रहा है कि आपके LHS में cos की कहानी आ रही है और cos की कहानी को तुम PBH के टर्म्स में लिखना जानते हो, तो यहीं पे PBH के टर्म्स में डायरेक्टली लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू पुटिंग करो और उसके बाद RHS को प्रूव कर दो। ये एक तरीका हो सकता है। यानी कि यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं सर 3 इंटू cos b। आपको पता है सर PBH के टर्म्स में cos क्या होता है? तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 3b/h हो जाएगा सर, माइनस 4 इंटू cos³ b, यानी कि मतलब हमने सीखा है सर cos b का होल क्यूब। cos b है आपका b/h, तो ये हो जाएगा b/h का होल क्यूब। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर तो ये बन जाएगा 3b/h माइनस ये क्या बन जाएगा? तो 4b³ डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा सर h³। कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब कर लीजिए सर वैल्यू पुटिंग, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ कॉमन लेके भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहीं पे करूं सर, तो ये आपका यहां पे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सर 3 इंटू b। b क्या है सर? b है आपका √3k डिवाइडेड बाई h कितना है सर? h है 2k। ये हमने यहां पे लिख लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहानी को देखिए, आगे है सर -4 इंटू आपका b का क्यूब। b है आपका √3k इसका क्यूब
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में h का क्यूब यानी कि सर 2k का क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, RHS तक अपने आप पहुंच जाएंगे। पहले इतना नोट डाउन करो सर। तो यहां पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहां पे स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। इधर भी क्लियर कर लेते हैं और इधर भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे अपनी कहानी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हम यहां पे बोल देंगे सर कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास k से k कटा, ऊपर हो गया 3√3, नीचे हो गया आपका 2, उसके बाद है -4 इंटू, ध्यान से सुनिएगा सर, √3 का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3, k का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका k क्यूब, डिवाइडेड बाई नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, अगेन k का क्यूब हो जाएगा k क्यूब। ठीक है सर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k क्यूब से k क्यूब खत्म हो गया सर, यहाँ पे क्या दोगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है 3√3/2 माइनस 3√3/2 सर, तो वैल्यू आ गई 0। और यही तो मुझे प्रूव करना था, इजीली कर लिया। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो ये सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता था। सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता था, ध्यान से सुनना। तो एक और तरीका ये हो सकता था कि अगर मैं अपने प्रूफ डैट वाले एक्सप्रेशन में LHS को देखूं, जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो कहोगे सर कि LHS की कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सिंपली अपने कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने इस डेटा की मदद से कॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जरूरत के हिसाब से पहले कॉस निकाल लेते हैं सर। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, वैल्यू पुटिंग करेंगे सर। तो बेस है आपका √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है सर आपका 2k, k से k गया, वैल्यू आ रही है √3/2। तो कॉस बी आ गया। अब यहां पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो LHS बराबर, LHS है आपका 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, वैल्यू पुटिंग करते हैं सर। तो 3 इंटू cos b हो गया √3/2, इसके बाद माइनस 4 इंटू cos क्यूब b का मतलब हो जाएगा cos b का होल क्यूब। cos b निकाल लिया है यानी इसका होल क्यूब। ठीक है सर, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 3√3/2 माइनस ये यहां पे हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब यानी कि 8। तो 4 2 जा 8, तो ये बन गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, अगेन 0 आ रहा है सर, बराबर RHS प्रूफ। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। एक तगड़ा सवाल, एक धांसू सवाल, एक सीखने वाला सवाल। अब इसी चीज का प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा प्रेजेंटेशन, समझा दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में सारी चीजों को यहां पे मार्क किया। उसके बाद ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है इसके बारे में आप लिख के बताइएगा। तो आपने बोला कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट A। अब ये करने के बाद गिवन डेटा को उठाएंगे और अपने ट्रायंगल के दो साइड्स पता कर लेंगे। पता कर लिया सर। ये जो साइड्स पता किए हैं इनको फिगर में मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिया सर। जो साइड बचा रह गया उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे सर, निकाल लिया सर। निकाल के उसको भी फिगर में मार्क कर लेंगे, अगेन मार्क कर लिया सर। अब इतना कुछ करने के बाद जैसे कि मैंने आपको सिखाया, दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के, दोनों में से कोई भी रास्ता ले लो। यहां पे मैंने दूसरा वाला रास्ता लिया है। मुझे दिख रहा है कि मेरे एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे cos b चाहिए, तो पहले मैंने cos b निकाल के रख लिया। उसके बाद मुझे यह भी दिख रहा है कि LHS से RHS पे जाना ज्यादा आसान है, तो मैंने LHS को उठाया, RHS को प्रूव कर दिया। कहानी खत्म, पैसा हजम। फटाफट नोट डाउन करिए, इतना लिख दोगे मजा ले, कोई आधे नंबर भी काट ले। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन एक धांसू सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ tan A is equal to 2, evaluate sec A into sin A plus tan square A minus cosec A। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने मुझे बता दिया है कि मेरे ट्रायंगल में tan A की जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 के इक्वल है। अब ये वाली जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है।
सवाल हमसे सेक ए इंटू साइन ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी और ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो हमारे टाइप 2 में सिंपल वाली नॉर्मल वाली वैरायटी है जिसको टैकल करना जानते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने ट्रायंगल का नामकरण किया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम नामकरण कर लेंगे। अब नामकरण करते वक्त इस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है सर कि मेरे इस ड्रॉ किए गए ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल मुझे एंगल ए मिलना ही मिलना चाहिए। कब मिलेगा? तो कहोगे सर तब मिलेगा अगर या तो ये वाला वर्टेक्स ए बन जाए या तो ये वाला वर्टेक्स ए बन जाए। किसको बनाना है आपकी मर्जी है। मान लो रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इस वाले वर्टेक्स को ए बना देते हैं सर। तो अब इसके बाद इसके अराउंड ट्रायंगल का कोई भी नाम बिल्ड कर लीजिए। ट्रायंगल ABC बोल दीजिए, ट्रायंगल APQ बोल दीजिए, ट्रायंगल AXY बोल दीजिए। इसके अराउंड कोई भी नाम अब आप बिल्ड कर सकते हो। तो मान लो मैं बिल्कुल सिंपल रखते हुए चीजों को ट्रायंगल ABC ही बोल देता हूं। तो ट्रायंगल ABC में A को आपने यहां पे हाईलाइट कर दिया सर, B और C बचा है, इनको कहां पे मार्क करें? तो मुद्दा यह है सर कि B को यहां, C को यहां रखें या फिर B को यहां, C को यहां पे रखें। तो जवाब होगा आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। मान लो रैंडमली यहां पे प्रिंस सर B को यहां रख लेते हैं और C को यहां रख लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाया, सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया। अब अपने टारगेट एंगल को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो गिवन डेटा से समझ में आ रहा है कि मेरा टारगेट एंगल है एंगल ए। अब जैसे ही टारगेट एंगल रिप्रेजेंट हो गया तो पीबीएच की कहानी भी फिक्स हो गई। क्या दोगे सर कि 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगेन कहोगे सर कि एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। अब अपने गिवन डेटा को यहां पे एनालाइज करके ट्रायंगल के दो साइड्स पता कर लेते हैं। मुझे गिवन है tan A इज इक्वल टू 2। पीबीएच के टर्म्स में बोल देंगे tan हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि P बाई बी, ये वैल्यू है 2 के बराबर। P बाई क्यू फॉर्म में लिखें सर तो ये हो जाएगा 2/1। तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन करके अपने ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ पता कर सकते हैं। हम बोल देंगे सर कि मेरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 2k यूनिट्स। अगेन बोल देंगे कि मेरे ट्रायंगल में बेस की लेंथ हो जाएगी 1k यूनिट्स, जिसको सिंपली मैं k यूनिट्स बोल सकता हूं। ये जो दो डेटा आ रहा है इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर 2k यूनिट्स रिप्रेजेंट कर लिया। अगेन यहां पे कह दोगे सर बेस को भी यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया k यूनिट्स। तो ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स मालूम पड़ गए हैं, तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस की मदद से निकालते हैं सर। तो क्या दोगे पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको निकालना है h, तो h हो जाएगा सर स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करते हैं तो यहां से कह देंगे h यहां पे हो जाएगा सर स्क्वायर रूट के अंदर, p की वैल्यू है 2k यानी कि ये हो गया 2k का स्क्वायर। इसके बाद प्लस b की वैल्यू है k यानी कि ये हो जाएगा k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा सर 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि ओवरऑल स्क्वायर रूट के अंदर 5k स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में √5k यूनिट्स बोल सकते हैं। तो हमने अपने ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लेंथ भी निकाल ली, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं √5k यूनिट्स। क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए। अब एक बार ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, अब सवाल में कोई दम नहीं बचा है। अब इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगेन जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि आप यहां पे अब 2 मेथड से आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर। देखो, तो जिस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है वो एक्सप्रेशन है यहां पे सेक ए इंटू साइन ए, इसके बाद प्लस टैन स्क्वायर ए, इसके बाद माइनस कोसेक ए। ठीक है सर?
तो सॉल्व करने का पहला तरीका यह हो सकता है सर कि मैं पूरी कहानी को यहीं पे पीबीएच के टर्म्स में लिख लूं, सिंप्लीफाई कर लूं, वैल्यू पुटिंग करूं और आंसर निकाल लूं। ठीक है सर, यानी अगर ये करें तो कह दोगे सर कि सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बी बाई एच, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाई बी, इनटू साइन क्या होता है सर पीबीएच के टर्म्स में, तो ये होता है सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब हो जाएगा सर tan ए के वैल्यू का होल स्क्वायर। तो tan ए पीबीएच के टर्म्स में होता है सर p बाई बी, तो ये हो जाएगा p बाई बी का होल स्क्वायर। सर कोई दिक्कत नहीं है, p को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, p को यहां पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं सर, लिख लिया। इसके बाद माइनस कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है p बाई एच, कोसेक हो जाएगा h बाई पी। ठीक है सर, तो यहां पे सिंप्लीफाई करें तो h से h गया, यहां पे आपके पास आ रहा है p बाई बी। इसके बाद आगे है प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस h बाई पी। इसी पार्ट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, वैल्यू पुटिंग करके निकाल सकते हैं सर। तो अगर यहां पे वैल्यू पुटिंग करें तो ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे हो जाएगा p बाई बी, यानी कि सर ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई k, ये हो गया आपका 2k डिवाइडेड बाई k। इसके बाद आगे देखिए प्लस p स्क्वायर हो गया 2k का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूं सर स्क्वायर करके, 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख रहा हूं सर k स्क्वायर माइनस h बाई पी, h है √5k डिवाइडेड बाई आपका p है आपका 2k। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, तो k से k यहां गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर यहां गया, k से k यहां गया, ये आपके पास आ रहा है सर 2 प्लस ये आ रहा है 4 माइनस ये आपके पास आ रहा है √5/2, यानी ये हो गया 6 माइनस √5/2। आप चाहो तो अपना आंसर यहां पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेंगे सर तो ये हो जाएगा 12 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। अब देखो सर, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है या फिर किसी एक्सप्रेशन को प्रूफ डैट के फॉर्म में देता है ना, तो एक्सप्रेशन में ना थोड़ा आपका दिमाग भी चलना चाहिए जितना आपने सीखा है। तो अगर आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो आप अपनी थोड़ी मेहनत बचा सकते थे। आपको दिखना चाहिए सर कि साइन ए इंटू सेक ए है, सेक ए को साइन कॉस में बदलें तो ये बन जाएगा 1/cos, यानी साइन इंटू 1/cos, जिसको सिंपली मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूं, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो आपका थोड़ा सा दिमाग यहीं पे चल सकता था सर कि ये पूरी चीज tan a में बदल जाएगी, तो ऐसे बदल के भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोट डाउन करो। अब सॉल्व करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं, अगेन ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं सर। तो सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका हमने सीखा है सर कि करना यह है कि मुझे जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टी रेशियोज मुझे दिख रहे हैं उन सब की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सीधे एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, करके देखते हैं सर। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे सेके चाहिए सर, सेके क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है b बाई एच, यानी कि हो जाएगा h बाई बी। वैल्यू पुटिंग करेंगे सर तो h बाई बी हो जाएगा आपका √5k डिवाइडेड बाई बेस क्या हो गया सर, तो k यूनिट्स का, तो k से k गया, वैल्यू आ रही है √5/1 यानी कि √5। साइन ए की भी जरूरत है सर, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा सर p बाई एच, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 2k बाई √5k, 2k डिवाइडेड बाई √5k। देख लीजिए सर, परपेंडिकुलर हो गया आपका 2k यूनिट्स का, हाइपोटेनस √5k यूनिट्स का, k से k गया, वैल्यू आ रही है 2/√5। अगेन समझिएगा सर, आपको tan स्क्वायर ए चाहिए, सिंपल है, tan ए सीधे आपको गिवन है, यूज कर सकते हो। इसके बाद कोसेक पे आते हैं सर। तो देखो कोसेक ए के लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं, आपका दिमाग चलना चाहिए सर, पहले ही साइन ए निकाल लिया है, इसी का तो रेसिप्रोकल होगा, तो डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं √5/2। तो ये छोटी छोटी जगहें जो दिमाग लगाने के बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, उनको दिमाग में रखिएगा सर।
तो अब यहां पे अपने एक्सप्रेशन के साथ खेलते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा है सेक ए इंटू साइन ए, इसके बाद प्लस tan स्क्वायर ए, जिसको मैं और अच्छे से ऐसा लिख सकता हूं tan ए का होल स्क्वायर, और आगे जाके माइनस कोसेक ए। ठीक है सर, तो वैल्यू पुटिंग यहां पे करें तो सेक ए निकाला √5, ठीक है सर, इंटू साइन ए निकाला 2/√5, बहुत बेहतरीन। आगे जाके प्लस tan ए का होल स्क्वायर, tan ए गिवन है 2 का होल स्क्वायर 4 डायरेक्टली लिख दिया, माइनस कोसेक ए हमने निकाला √5/2। तो यहां से दिख रहा है √5 से √5 गया सर, ये है 2 बचा है, 2 + 4 डायरेक्टली 6 माइनस √5/2। अगेन ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या एलसीएम लोगे तो आप बोल दोगे 12 माइनस √5/2, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर, तो दोनों में से किसी भी मेथड से एग्जाम में बना सकते हो। एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका सीख लेते हैं सर। तो ये हो जाएगा आपके प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा देता हूं। तो क्या करना है सर, सिचुएशन के लिए पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नामकरण करेंगे, टारगेट एंगल को हाईलाइट करेंगे, पीबीएच की कहानी लिखेंगे, उसके बाद गिवन डेटा के एनालिसिस पे आ जाएंगे सर। अब देखो, जो ट्रायंगल की कहानी बताई है उसके बारे में लिख के भी बताइएगा, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब गिवन डेटा को एनालाइज करके ट्रायंगल के 2 साइड्स निकाल लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बचा हुआ साइड निकाल लेंगे। अब मैंने यहां पे मेथड नंबर 2 यूज किया है, यानी सिचुएशन में जो भी टी रेशियोज चाहिए सबकी वैल्यू अलग अलग निकाली, उसके बाद फाइनली अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। फाइनली इस तरीके से अपने एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक और धांसू सवाल, तगड़ा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, गिवन ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C इन विच AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine values of number 1 cos square theta plus sin square theta, number 2 cos square theta minus sin square theta. तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मजेदार एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर एक ट्रायंगल ACB पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है सर? तो सवाल में ये इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि आपका ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इनडायरेक्टली बताया गया है कि आपके इस ट्रायंगल में जो एंगल C है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। सर हमें ये बहुत अच्छे से पता है। तो इनडायरेक्टली यहां पे बताया जा रहा है कि मेरा ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स C पे क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ सवाल ने मुझे अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ भी बता दी। मुझे यहां पे AB की लेंथ बता दी गई है, इसके साथ साथ BC की भी लेंथ बता दी गई है। इसी के साथ साथ सवाल ने मुझे यहां पे यह भी बता दिया है कि मेरे ट्रायंगल में एंगल ABC जो है सर ये थीटा के इक्वल है। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे 2 एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले सवाल हमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद सवाल हमसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है सर। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो सर, ये सवाल भी टाइप 2 का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है सर? तो टाइप 2 के नॉर्मल सवालों से ये ज्यादा आसान है। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल सवालों में ये होता है सर कि हमें सवाल कोई एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, जिसकी मदद से हम अपने ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ निकालते हैं। यहां पे आपको ये वाली मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे आपको अपने राइट एंगल ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स की लेंथ बता दी गई है सर। तो टाइप 2 ही है, लेकिन आसान वर्जन है सर। तो कुल मिला के सॉल्व करना जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली
एक राइट एंगल, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने ऑलरेडी नामकरण कर दिया है ट्रायंगल ACB। अब मुद्दा यह है सर, किस वर्टेक्स को A बोले, किसको B बोले, किसको C बोले। तो कहोगे सर सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोला जा रहा है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स C पे होना चाहिए, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने फिगर में कह देंगे सर ये वाला वर्टेक्स C होगा। अब बचा A और B, इनका क्या सर? तो यहां पे मन में सवाल आ रहा है कि सर इसको A बोले, इसको B बोले, या फिर इसको A बोले, इसको B बोले। तो जवाब होगा दोनों में से कोई भी कंडीशन आप लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं सर। तो ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का सिचुएशन के हिसाब से नामकरण भी कर लिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहां पे मुझे अपने एक्सप्रेशंस को देख के समझ में आ रहा है सर कि मेरा टारगेट एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है सर। अब थीटा कौन सा एंगल है? तो आपको थीटा के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बोला जा रहा है कि आपके ट्रायंगल में एंगल ABC ही थीटा है। तो देखिए एंगल ABC कहां है? तो कहोगे सर ये रहा एंगल ABC, यानी कि आप एंगल ABC बोलो, आप एंगल CBA बोलो, या आप सिंपली एंगल B बोलो, एक ही बात है। तो ये वाला एंगल थीटा है सवाल के अनुसार। अब जैसे ही आपको आपका टारगेट एंगल मिल गया सर, तो PBH की कहानी भी पता चल जाएगी। तुरंत कह दोगे सर कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा सर। और भी गिवन डेटा है, इनको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे बोल दीजिएगा AB की लेंथ गिवन है 29 यूनिट्स। ये रहा सर AB, ये गिवन है 29 यूनिट्स। अगेन कहोगे सर BC की लेंथ गिवन है 21 यूनिट्स। तो BC गिवन है सर आपका 21 यूनिट्स। सर AC नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो भी चीजें गिवन थी उसके मुताबिक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहां पे फिगर बना लिया है। अब सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहोगे सर ट्रायंगल के दो साइड्स निकालने वाली मेहनत पहले ही बच गई, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। अब डायरेक्टली अगला स्टेप क्या होता है सर? पाइथागोरस की मदद से रिमेनिंग साइड निकाल लेते हैं। तो कह दोगे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो P बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर। तो H स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 29 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती है तो ट्रिक से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो सर। तो मान लो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मैं यहां पे बोल दूंगा A प्लस B क्या हो जाएगा सर? तो 29 प्लस 21 यानी कि 29, 49, 50 हो जाएगा, इंटू A माइनस B यहां पे 8 हो जाएगा सर। ठीक है। तो यहां पे अगर इसको लिख लें सर तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8 5 जा 40 यानी कि 400, जिसका स्क्वायर रूट बड़े आसानी से बोल सकते हैं सर 20 यूनिट्स। तो हमने यहां पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली है 20 यूनिट्स। इसको भी मार्क कर लेते हैं फिगर में। तो ये आ गया है 20 यूनिट्स। अगेन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट 20, 21, 29 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, याद रखिएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। अब देखो, अब ये करने के बाद आगे की कहानी सिंपल है सर। गधा घोड़ा हाथी कुछ भी पूछे सब निकाल सकते हैं। सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है सर। तो वैल्यू निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तरीका नंबर 1, तो ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको सिखाया है सर, इसी को अच्छे से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसी को अच्छे से लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो, अब सॉल्व करने का एक तरीका यह हो सकता है सर कि डायरेक्टली आप अपने एक्सप्रेशन की पूरी कहानी PBH में चेंज कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कह दोगे सर कि यहां पे ये जो कॉस है इसको PBH के टर्म्स में हम लिख सकते हैं B/H। तो ये हो जाएगा सर B/H का होल स्क्वायर प्लस साइन की कहानी इसी तरीके से हो जाएगी P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका होल स्क्वायर।
तो इसको अगर हम यहां पे सिंप्लीफाई कर लें सर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसके बाद प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां पे अगर एलसीएम ले ले, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो यहां एच स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एक बुद्धिमानी वाली बात देखो, यहां पे दो टाइप की जिंदगी होगी, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। तो आम जिंदगी में क्या होगा, जब आप बुद्धि नहीं चलाओगे, आपको P पता है, B पता है, H पता है, आप सब की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, यही करोगे सर। तो ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी वाले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, वो कहेंगे यार कुछ मजेदार दिख गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में है, और मुझे अपने पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो सीधे सीधे न्यूमरेटर के बदले एच स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी अब एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर से गया, वैल्यू सीधे 1, कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये थी मेंटोस जिंदगी। तो ये छोटी छोटी दिमाग वाली चीजें चलनी चाहिए सर, फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है सर, पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, पार्ट 2 को देखते हैं यहां पे। तो अगेन पार्ट 2 में यहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है सर इसी चीज को बोल सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसी चीज को बोल सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। पी बी एच के टर्म्स में कहानी को पुट करें तो कह देंगे सर ये हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सर पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो इसको अच्छे से लिखे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो अच्छे से अगर एलसीएम ले लिया जाए सर, तो डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहां कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है सर, यहां वैल्यू पुटिंग करनी ही पड़ेगी। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे यहां पे, तो बेस क्या है सर, बेस है आपका 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया, माइनस परपेंडिकुलर क्या है सर आपका है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर। इतना नोट डाउन करिए, तब तक प्रिंस सर इधर क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो इतना यहां पे फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखो आगे की कहानी प्रिंस सर की जुबानी, देखो यहां पे। तो यहां पे अगर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे सर, तो कहोगे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिट हो रहा है, फट से लगा लेते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो 21 प्लस 20 हो जाएगा, तो 21 प्लस 20 हो जाएगा 41, इंटू ए माइनस बी करेंगे 21 माइनस 20 हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय नीचे सर 29 का स्क्वायर। तो आप लोगों को स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक बताइए उससे निकालते हैं सर। तो ये हो गया 81, ये हो गया 04, 9 2 जा 18, 2 जा 36 यानी 1, 8 प्लस 6 14 का 4, यहाँ 1 4 3 7 1 8, 841 सर स्क्वायर की ट्रिक से आ रहा है यहाँ पे। तो क्या दोगे 29 का स्क्वायर हो जाएगा सर 841, तो कुल मिला के 41 डिवाइडेड बाई 841। ठीक है सर, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 1 का आंसर आ रहा है 1, पार्ट 2 का आ रहा है ये वाला आंसर। फटाफट पहले इस मेथड को नोट डाउन करिए। ठीक है सर कहानी। अब इसके बाद इसी सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कैसे सर, तो बोल के बता देता हूं वो तरीका। तो कहोगे सर अगर पहले वाले एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसमें कॉस की कहानी है, साइन की कहानी है। तो हम ये कर सकते थे कि अपने ट्रायंगल के साइड्स की मदद से कॉस थीटा पहले निकाल लेते, साइन थीटा पहले निकाल लेते और उनकी वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते। ये एक तरीका हो सकता था सर यहां पे सॉल्व करने का। अगेन यही काम आप यहां पे कर सकते थे कि अलग से पहले कॉस और साइन निकाल के रख लिया, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करके आपने अपना आंसर निकाला। कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करिए। तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, आगे जाके हम सीखने वाले हैं सर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आती है। आगे जाके हम सीखने वाले हैं सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, मजेदार सी बात, कि आपका एंगल कुछ भी हो, गधा घोड़ा हाथी फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखना कि अगर एंगल सेम है सर तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 देगा ही देगा, गारंटेड सर। आप चाहो तो सवालों में टेस्ट करके देख सकते हो।
तो आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं और इस चीज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी देखेंगे। अभी से थोड़ा सा जान लो सर, अभी से झलक ले लो कि ये चीज हमेशा 1 के इक्वल होती है। फटाफट नोट डाउन करिए सर इस बात को। क्लियर है? कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और 11th क्लास में जाके आप ये सीखोगे सर कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो अभी ये आपके काम की चीज नहीं है, जब 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि ये वाली जो आइडेंटिटी बनती है ये क्या होती है सर। क्लियर है? तो यहां पे इस सवाल की कहानी अच्छे से समझ ली। एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो यहां पे, तो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा देता हूं। तो क्या करोगे सर, तो सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले अपना फिगर बनाएंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे, काम की चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपने किया है सर, ये जो आपने किया है ये आप लैंग्वेज में बोल के बताओगे। तो आप लैंग्वेज में यहां पे बोले कि ट्रायंगल ACB इज ड्रॉन राइट एंगल्ड एट C एंड एंगल B बराबर थीटा। अब उसके बाद आपको पता है सर कि आपको टी रेशो के साथ खेलना है नहीं, क्योंकि सीधे 2 साइड्स की लेंथ आपको बता दी गई है। तो आपने डायरेक्टली पाइथागोरस लगाया और बचे हुए साइड की लेंथ निकाल ली। अब उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है। अब आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको पता है कि आपको कॉस चाहिए, आपको साइन चाहिए। तो आपने कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के रख लिया। अब ये जो वैल्यू आई है उनको अपने एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए सर तेजी से एक बार। तो यहां पे फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन उठाया, वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया सर, देखो 1 आ रहा है। सेकंड वाला उठाया, वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, देखो सेम आंसर आ रहा है। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए सर। तो इस सवाल को भी हमने यहां पे धुएं में उड़ा दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक और शानदार सवाल बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ cot b इज इक्वल टू 12/5 प्रूव दैट tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन b का होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर b। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने हमें यहां पे cot b की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड ये साबित करने को कह रहा है, ये प्रूव करने को कह रहा है, ये शो करने को कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS इक्वल होंगे। यानी कि इस सिचुएशन के लिए मुझे ये साबित करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b जो होगा सर, ये साइन b का होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर b के इक्वल होगा। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को समझ में आ गई होगी और ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि सर ये तो हमारे टाइप 2 में नॉर्मल वाली वैरायटी है जिसको टैकल करना जानते हैं। तो फटाफट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने यहां पे नामकरण नहीं किया है, कोई बात नहीं सर, हम नामकरण कर लेंगे। अब हम जब नामकरण करेंगे तो नामकरण करते वक्त अपने गिवन डेटा में ये जो कहानी दिख रही है इस कहानी को ध्यान में रखेंगे सर। इससे मुझे समझ में आता है कि मेरे इस ड्रॉ किए गए राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एज एक्यूट एंगल भी मिलना ही मिलना चाहिए। कब मिलेगा? तो कहोगे सर तभी मिलेगा अगर या तो ये वाला वर्टेक्स भी हो जाए या तो ये वाला वर्टेक्स भी हो जाए। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी एक को बी बना लीजिए। मान लो रैंडमली प्रिंसर यहां पे इस वाले वर्टेक्स को बी बना देते हैं। अब इसके बाद इसके अराउंड कोई भी नाम बिल्ड कर लो। मान लो मैं रैंडमली इसके अराउंड ट्रायंगल ABC नाम बिल्ड कर देता हूं। तो बी को लोकेट कर लिया है, AC को लोकेट करना बाकी है। तो आपकी मर्जी है, या तो इसको A इसको C बना दो या फिर इसको A इसको C बना दो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इस वाले को A बना देता हूं, इस वाले को C बना देता हूं। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया सर। अब आगे सर टारगेट एंगल मुझे पता है एंगल B, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। टारगेट एंगल हाईलाइट कर लिया और जैसे ही हाईलाइट किया तो PBH की कहानी भी फिक्स हो गई, उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं।
कहोगे सर 90 के सामने वाला अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अपने गिवन डेटा के एनालिसिस पे आ सकते हैं सर। तो अब अपने गिवन डेटा की मदद से ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स पता कर लेते हैं। मुझे गिवन है कॉट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 12/5 और पीबीएच के टर्म्स में मुझे पता है सर कि कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी कि p बाई बी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये बन जाएगा b बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर। ये है सर 12/5 के बराबर। तो यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन करके अपने ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर की हम लेंथ पता कर लेंगे। तुरंत यहां पे कह देंगे सर कि मेरे ट्रायंगल में बेस की लेंथ हो जाएगी 12k यूनिट्स। अगेन इसी तरीके से हम कह देंगे कि मेरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 5k यूनिट्स। अब ये जो परपेंडिकुलर बेस की लेंथ आई है इसको फिगर में रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। बेस है 12k, लिख लिया सर यहां पे 12k यूनिट्स। अगेन यहां पे कह दोगे परपेंडिकुलर है 5k, इसको भी यहां पे हमने मेंशन कर दिया। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ पता चल गई है। पाइथागोरस से तीसरी भी निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस कहेगा सर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है सर h, तो यहां से कह देंगे h बराबर स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली है 5k, तो ये हो गया 5k का स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ निकाली है सर 12k, तो ये यहां पे हो जाएगा 12k का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा h बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144k स्क्वायर। ठीक है सर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169k स्क्वायर। और अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो सीधे जवाब आएगा कि सर इस चीज का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13k यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस की लेंथ भी कैलकुलेट कर ली है सर, इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं 13k यूनिट्स। और ऐसे भी आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए थी कि सर ट्रिपलेट में हम जानते हैं कि 5 12 के कॉम्बिनेशन के साथ 13 ही आता है। ऐसे भी दिमाग लगा के पहुंच सकते थे, एग्जाम में टाइम बचता सर। तो अब मुझे अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम है। अब गधा घोड़ा हाथी कुछ भी पूछे सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनना। तो सर प्रूफ डैट वाली कहानी है जिसके लिए अभी अभी प्रिंस सर आपने सिखाया है कि हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड वाले से सिंपल वाले की ओर जाए, इससे कहानी आसान हो जाती है। लेकिन यहां पे अलग ही फंडा है सर। यहां पे कहोगे सर LHS भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मुझे RHS भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है सर कि यहां से स्टार्ट करके इसको प्रूफ करें कि यहां से स्टार्ट करके इसको प्रूफ करें। तो मेरे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। आप कहोगे सर दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि LHS RHS दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हों तो याद रखिएगा दोनों को एक कॉमन ग्राउंड तक ले जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों को एक कॉमन ग्राउंड तक ले जाते हैं। यानी अगर दोनों साइड की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सर तो क्या करते हैं, बीच बचाव के लिए कोई आता है ना सर। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, दोनों साइड की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको भी सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट तक ले जाएंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट तक ले जाएंगे और हम ये पाएंगे कि वो जो सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों जगह का पॉइंट आया है वो सेम आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक और धांसू नियम याद रखिएगा कि आपके प्रूफ डैट की कहानी में अगर LHS RHS दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड हो तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए एक कॉमन ग्राउंड पे ले जाइए, आपको अपने आप दिख जाएगा कि वो आपस में इक्वल हैं। क्लियर है, इस बात को कॉपी पे नोट करिए। अब मुद्दे पे लौटते हैं सर। तो यहां भी वही करेंगे सर, दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों को एक कॉमन ग्राउंड तक ले जाएंगे। अब सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 ये होगा सर कि जब दोनों को कॉमन ग्राउंड पे ले जा रहे होंगे तो सीधे सीधे यहीं पे PBH के टर्म में कहानी को फिट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा सर। यहां पे पहले थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा सर यहां पे, तब तक आप लोग ट्राई करिए।
तब तक यहां पे आप लोग ट्राई करिए, जब तक प्रिंस सर इरेज कर रहे हैं यहां पे ट्राई करिए सर फटाफट यहां पे। अब देखो मुद्दे पे लौटते हैं, तो यहां पे दोनों को कॉमन ग्राउंड पे ले जाना है। सबसे पहले एलएचएस को उठाते, तो कहोगे सर एलएचएस बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर बी, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी और अच्छे से इसी को लिख सकते हैं tan बी का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं साइन बी का होल स्क्वायर। अभी अभी लिखने का तरीका सीखा है सर। अब पीबीएच के टर्म्स में कहानी डाल दे तो यहां पे बोल देंगे सर tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है सर पीबीएच के टर्म्स में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका होल स्क्वायर। यानी कि अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे सर तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो आप चाहो तो पहले कॉमन ले लो फिर सिंप्लीफाई कर लो, या डायरेक्टली पुट करके सिंप्लीफाई करो, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं डायरेक्टली पुट करता हूं सर, तो पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 12k का स्क्वायर, माइनस यहां पे पी स्क्वायर बन जाएगा आपका 5k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बन जाएगा 13k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, तो सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर आ जाएगा आपके पास 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 144k स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 169k स्क्वायर। क्लियर है कहानी, क्लियर होनी चाहिए। के स्क्वायर से के स्क्वायर यहां पे गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर यहां पे गया सर। तो यहां पे अब देखो कैलकुलेशन सिंपल करने का एक ही तरीका दिखता है, कॉमन निकालना सर। तो अगर 25 को कॉमन निकाल लें तो मेरे पास बचेगा 1/144 माइनस 1/169। तो ये हो जा रहा है सर 25 इंटू, ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेंगे सर यहां पे, तो एलसीएम लोगे तो कैल्शियम हो जाएगा। तो आपका दिमाग चलना चाहिए सर कि ये है 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 144 इंटू 169, ठीक है सर। तो यहां न्यूमरेटर में क्या कहानी आएगी, तो यहां पे हो जाएगा 169 माइनस यहां पे हो जाएगा 144, यानी फर्दर सिंप्लीफाई करें सर तो 25 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 144 इंटू 169 इंटू ये चीज कितनी आ जाएगी, देखो यहां पे तो 9 में से 4 गया 5 बचा यहाँ पे, 6 में से 4 गया 2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 बचा है सर। यानी ये वाली चीज आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर 25 का स्क्वायर यानी कि 625 डिवाइडेड बाय नीचे 144 इंटू 169। यानी इसी को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो कहानी कुछ ऐसी है सर, ऊपर है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है 12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है 13 का स्क्वायर। तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, उसकी मदद से यहां पे कह दोगे, इसको डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं 25 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 12। देखो यहां पे 13 इंटू 12 करके देखिए, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो कह दोगे सर 12 3 जा 36, यहां पे 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 आपका 15, यानी कि नीचे हो गया 156, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर कि कहीं अगर ऐसा रहे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो इसको मैं पहले ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर बाई नीचे बी इंटू सी का होल स्क्वायर, और अगेन फिर से ऐसा लिख सकता हूं ए बाई बी इंटू सी का होल स्क्वायर। बस वही मैंने किया है, कुछ अलग नहीं किया है सर। तो इस कहानी को ध्यान में रखेंगे, फटाफट नोट डाउन करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है सर। अब इक्वेशन नंबर 2 पे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर। इसके लिए यहां पे थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पे चलेंगे सर, ध्यान से कहानी को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको यहां पे कर लिया क्लियर। अब देखो यहां पे तो कहोगे सर आरएचएस वाला पार्ट है, आरएचएस वाला पार्ट है आपका साइन बी का होल पावर 4, यही है सर, यही है सर, ये साइन बी का होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर बी, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूं सेक बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहां पे अगर हम पीबीएच के टर्म में कहानी पुट करें तो ये बन जाएगा पी बाई एच का होल पावर 4 इंटू ये क्या बन जाएगा सर, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बी बाई एच, यानी कि ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा p की पावर 4 बाई एच की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग की घंटी जलनी चाहिए सर
कि एच स्क्वायर से यहां से 2h कट जाएंगे, 2h बचेंगे, यानी ये आ जाएगा p की पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे h स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं सर। तो p कितना है, देखो यहां पे p है आपका सर 5k, तो 5k की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये h स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या मैं सीधे सीधे b इंटू एच का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? बिल्कुल सर। तो b इंटू एच का होल स्क्वायर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 13k इंटू 12k का होल स्क्वायर, 13k इंटू 12k का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे 13k इंटू 12k का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहाँ पे भी थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं सर। तो यहां तक भी हमने बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लिया। कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन को। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सर। तो अगर ऊपर की बात की जाए सर, अब देखो सबसे पहले ना k को हटा लेते हैं। तो ऊपर सर ध्यान से देखना, ऊपर ये हो जाएगा सर कि k की पावर 4 आएगा, नीचे k इंटू k स्क्वायर, k स्क्वायर का स्क्वायर करोगे k की पावर 4, तो k की पावर 4 ऊपर भी नीचे भी डायरेक्टली कट जाएगा। सर लिखना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि आपको समझा दिया कि k कट जाएगा। तो कटने के बाद नंबर में आपके पास बचा है ऊपर में 5 की पावर 4, नीचे आपके पास बचा है सर 13 इंटू 12 इस पूरी चीज का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो सर 5 की पावर 4 को सिचुएशन के हिसाब से मैं लिख सकता हूं 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, नीचे 13 इंटू 12 अभी करके देखा था 156 आया था, ऊपर हो गया इसका स्क्वायर, नीचे हो गया इसका स्क्वायर, जिसको अल्टीमेटली 25 डिवाइडेड बाई 156 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं सर। तो LHS को देखिए, RHS को देखिए, दोनों को जब कॉमन ग्राउंड पे ले गए तो मुझे दिख रहा है सर LHS RHS इक्वल है, यही तो साबित करना था। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो अगर यहां पे आप ये नहीं देखोगे कि कैलकुलेशन को कैसे कैसे सिंपल रखा जा सकता है तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। देख रहे हो, स्क्वायर करके निकालते, 156 का स्क्वायर निकालते, यहां पे भी इतना कैलकुलेशन करते बड़ा टाइम लग जाता। तो अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा था कि भैया ये पूरी चीज समथिंग का होल स्क्वायर बन गई, तो मैंने RHS को भी सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखा कि इसको इस तरीके से अरेंज किया जाए कि ये समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए। तो बाद में मैंने चेक किया कि दोनों चीजें सेम आ रही है, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो इतना करने के बाद आप लास्ट में लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS इज इक्वल टू RHS, और यही तो साबित करना था। फटाफट नोट डाउन करिए। तो यहां पे सर सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 देखा, मेथड नंबर 2 क्या होगा आपको पता है, और आप मेथड नंबर 2 से सॉल्व करोगे। तो करोगे ये सर कि अगेन प्रूफ करने का तरीका वही है कि दोनों को कॉमन ग्राउंड पे ले जाना फिर बराबर दिखाना। अब उसके लिए पहले जब आप LHS को उठाओगे तो LHS की वैल्यू पता करने के लिए आपको tan भी चाहिए, sin भी चाहिए। आप निकाल सकते हो, tan भी sin भी निकालोगे, पुट करोगे, LHS को कॉमन ग्राउंड पे ले जाओगे। अगेन RHS को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको साइन भी चाहिए, सेक भी चाहिए, आप निकालोगे, पुट करोगे, कॉमन ग्राउंड पे ले जाओगे, फिर से आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर दिखा दोगे, LHS RHS इक्वल कर दोगे। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए सर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिखना, ये आपका इस लेक्चर में होमवर्क रहेगा। अब यहां पे एक और होमवर्क लिख लो कि आप अपनी RS अग्रवाल सर की बुक खोलिएगा, उसमें टी रेशोस का चैप्टर खोलिएगा और दनादन सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सवाल आपसे बनेंगे, अगर कहीं अटकते हो तो मुझे बताना। तो उम्मीद करूंगा सर आज के इस लेक्चर में आपको मजा आया, कहानी क्लियर हुई, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये करने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि प्रिंस सर जब भी फ्री होते हैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई बैक करने की कोशिश करते हैं, डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको सेशन में मजा आया, आपने एंजॉय किया, तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि एक ऐसे मैथ्स के टीचर हैं जो कि आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं सर यहाँ पे। तो इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी सवालों की वैरायटी देखेंगे सर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, साउनारा।